हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि पास्ट ईयर में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट fill in the blanks regulates and controls the amount of light entering into the eye। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ये आप सभी को लग रहा होगा या बहुत कोई को लग रहा होगा कि इसका आंसर आयरिस होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट प्यूपिल कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आयरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है, ना कि कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। वो प्यूपिल ही रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। और सिलियरी मसल होता है, इसका काम होता है एकोमोडेशन ऑफ आई में। इनका काम होता है फोकल लेंथ को चेंज करता है जिससे कि इमेज रेटिना पर ही बने। और कॉर्निया का मेन फंक्शन होता है, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग करता है और ये प्रोटेक्शन टू द आई प्रोवाइड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। देखिए, हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे बहुत क्वेश्चंस करते हैं, पर हम लोग इसके बीच में प्रेस बायोपिया को भूल जाते हैं और उसका रिवाइज उतना नहीं करते हैं। लेकिन देखिए 2020 में उसी से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो हम लोग को पता है बाई फोकल लेंस होता है, उसमें मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होता है। बाई फोकल बोले तो कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका आंसर बाई फोकल लेंस होगा। और सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट बोल रहा है हाउ आर दीज लेंसेज प्रिपेयर्ड। तो देखिए, इसका कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं कि बाई फोकल लेंस कब लगता है, जब प्रेस बायोपिया होता है। प्रेस बायोपिया कैसा, ये ओल्ड एज एजिंग से होता है, मतलब उस समय इंसान का एज बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है, जिसके कारण ना तो वो ज़्यादा दूर देख पाता है, ना ही ज़्यादा नज़दीक देख पाता है। तो इसके लिए हम लोग को कैसा लेंस लगाना पड़ेगा, तो वो हम लोग पता है बाई फोकल लेंस। लेकिन ये लेंसेज कैसे अरेंज होते हैं, कॉनकेव लेंस ऊपर होता है या कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर हम लोग कॉमन सेंस से दे सकते हैं कि अगर हम लोग को दूर देखना रहेगा तो हम लोग अपने आई को नीचे तो नहीं करेंगे, हम लोग अपने आई को ऊपर करेंगे और दूर देखेंगे, सामने देखेंगे। तो दूर देखने के लिए दूर कब नहीं देख पाते हैं, जब मायोपिया होता है। तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो कॉनकेव लेंस हम लोग ऊपर लगाएंगे जिससे हम लोग दूर देख पाएँ। अब नीचे, तो अब अगर जब हम लोग को बहुत ही नज़दीक देखना रहेगा, 25 सेंटीमीटर तक देखना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे देखेंगे, बुक पढ़ेंगे। तो अगर हमारा नियर पॉइंट दूर चला गया तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं जिससे हम लोग पास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो हम लोग नीचे लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही होता है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए होता है। और ऊपर लगाएंगे कॉनकेव, जो कि मायोपिया को ठीक करने के लिए होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। देखिए, इसका आंसर बहुत सारे बुक्स में गलत आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसीलिए इसका सीबीएसई भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है और उसका राइट आंसर जो दिया गया वही हम बतलाएंगे, और वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चे बी इसको टिक करेंगे और कुछ बच्चे सी करेंगे, लेकिन जो बी है वो गलत है और सी सही है। बी एस चांद जैसे बुक में, रिनॉन्ड बुक में दिया हुआ है, और सी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं और सी ही सही होगा। देखिए, अगर एक रेनबो बन रहा है, वाटर ड्रॉप में एक रेनबो बनेगा तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कोई लाइट इंटर करेगा, वो रिफ्रैक्ट करेगा। अब वो रिफ्रैक्ट करेगा लाइट, तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा, वो वाइट लाइट। तो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को तो हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। उसके बाद ये लाइट जाएगा आगे, और इस बाउंड्री से कुछ लाइट बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा इंटरनली, और इधर जो रिफ्लेक्ट करके आएगा वही हम लोग को रेनबो दिखाता है। इसीलिए रेनबो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन टू द सन पाया जाता है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता तो लाइट को इसी वाटर ड्रॉपलेट में ही घूमते रहना चाहिए, किंतु ये तो बाहर आ रहा है और पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना होके
इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हम गए तो रिफ्रैक्ट किया, उसके बाद वो 7 लाइट में स्प्लिट किया, तो रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्सन एंड देन इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसके कारण हम लोग रेनबो को देख पाते हैं। तो इसलिए आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट स्नेल्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो स्नेल्स लॉ कुछ नहीं है, इसका डिफिनेशन है वो हम लोग को याद कर लेना रहता है, क्योंकि इसके डिफिनेशन से 1-2 मार्क्स का हमेशा आ जाता है। तो इसका डिफिनेशन होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड द सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये इसका डिफिनेशन है, परंतु उससे ज़्यादा ज़रूरी समझना ये होता है कि ये मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा है। तो मैथमेटिकली इसका डेरिवेशन ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, परंतु हम लोग सेकेंड वाला पार्ट से इसको ईजिली समझ लेते हैं। अगर इसको हम लोग को समझना है तो बस हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो अगर इसको हम लोग ये समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है और ये सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के में बन पाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिक्कत होता है इससे, पर जो सेकेंड वाला है इससे सारा बन जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो 10th क्लास तक सब बन जाएगा और ये सही भी है। तो हम लोग को ये कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ से लाइट आ रहा है, मतलब जहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, और उसी मीडियम का साइन ऑफ इंसिडेंस जहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है, तो म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। मतलब म्यू आर साइन आर मतलब समझे, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, और उसी मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो इससे हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन आई बाई साइन आर को इधर लेते आते हैं और म्यू आई को इधर लेते आते हैं, म्यू आर बाई म्यू आई। अब म्यू आई हम लोग जानते हैं कि अगर कभी भी लाइट एयर से वाटर में जाता है तो वाटर में रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का यहाँ होगा, यहाँ एयर का होगा। तो हम लोग को पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको हम लोग नियरली 1 लेते हैं, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और म्यू आर ही सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखा हुआ रहता है, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ लिखा हुआ रहता है, कभी कभी सिर्फ म्यू लिखा रहेगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब वो लिखना यही चाहता है म्यू आर बाई म्यू आई। लेकिन अगर म्यू आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर से आ रहा है, मतलब लाइट एयर से ट्रैवल करके कोई दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम लोग को पता है 1 है, तो इसके जगह 1 लिखता है, इसीलिए इसको इरेज कर देता है और सिर्फ म्यू आर लिखता है, या सिर्फ म्यू लिखता है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो उसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, पर अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर, तो स्नेल्स लॉ के कैसे भी क्वेश्चंस को हम लोग ईजिली बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि अगर स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन आए तो आप लोग ये फॉर्मूला पर बना सकते हैं। आइए एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग में से बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, देखते हैं कि ये हार्ड होगा, पर हार्ड नहीं है, बस हम लोग को इसको ओपन कर देना। ये जो क्लोज में सब कुछ लिखा हुआ है इसको ओपन कर देना। तो लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है बाय एयर। तो बस हम लोग को ये लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मतलब बाय रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो ए, तो ये है दिया हुआ 3/2। और यहाँ पे सेकेंड में एक और केस दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। बस ये हम लोग को गिवन में लिखना रहता है, अगर हम गिवन में भी लिखते हैं तो हम लोग को मार्क्स मिलता है। और उसके बाद पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का अर्थ क्या हुआ, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखेंगे और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखेंगे।
तो ये हम लोग को देखना है ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग को पहले ही दो इक्वेशन आ चुका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर देखते हैं हम लोग ये दोनों इक्वेशन को, तो ये दोनों इक्वेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कॉमन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। तो यही अगर हम यहाँ पे कैसे भी करके लेते आते हैं तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग अगर इसमें हम लोग को कॉमनली दो चीज़ करना था, या तो मल्टीप्लाई से आ जाएगा या तो डिवाइड से आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो जाएगा, तो ये दो टाइम हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से डिवाइड कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो सबसे नीचे वाला रहेगा वो ऊपर चल जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और ये ऊपर चल जाएगा तो कट आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ था, 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ था, 4/3। तो इसमें भी वैसे ही 3 को ऊपर भेज देंगे और 4 इधर चल जाएगा, क्योंकि ऐसे ही डिवाइड में होता है। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली देखिए 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग को डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो क्या आएगा 9/8। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि अगर ऊपर मान लीजिए कुछ भी केजी रहेगा तो नीचे भी केजी आएगा तो कट आउट हो जाएगा, इसीलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये दो क्वेश्चन है ना, वे अक्सर मतलब कोई भी ईयर्स का आप उठा के देख लेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भी बोल सकता है कि ये 100% या 90% आ सकता है तो ये दोनों क्वेश्चन है। तो हम आप लोग को यही सजेस्ट करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या तो आप याद कर चुके होंगे या याद कर लीजिएगा, और सोलेनॉइड को डिफाइन करना और इसका एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सोलेनॉइड के डायग्राम से हमेशा 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग या तो याद कर लीजिए या समझ लीजिए, बस एग्जाम में ये 98% प्रोबेबिलिटी है, 100 तो नहीं बोल सकते लेकिन 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये आ जाएगा। तो बस इसको एक बार देख लीजिएगा, बुक में एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज स्मोकिंग प्रोमोट लंग कैंसर। तो आप लोग को लग रहा होगा ये क्वेश्चन 10th के बुक में कहाँ से दिया है। अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़े होंगे तब तो आपको पता होगा ये कहाँ से आया है। देखिए आप लोग को हम दिखला दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी के ही एक पैराग्राफ से आया है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और यहाँ से एमसीक्यू भी उठ कर आता है दैट स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दिस हेयर ड्यू टू बीच जर्म्स डस्ट स्मोक and other harmful chemicals enter lungs and cause infection, cough and even lung cancer। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि how does smoking promote lung cancer और cause lung cancer। तो उसमें तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि बस उसमें ये पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम किए हुए हैं कि देखिए हम लोग के अपर चैम्बर ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक और कहिए नॉस्ट्रल पैसेज फेरिंग्स लैरिंग्स तक सीलिया होता है। वो सीलिया क्या करता है, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आप लोग को पता होगा। ये क्या करता है, डस्ट जर्म्स जो भी हार्मफुल मटेरियल अंदर हम लोग इनहेल कर लेते हैं इनहेलेशन के टाइम में उसको रिमूव करता है। पर जब भी हम स्मोकिंग करते हैं तो ये इस हेयर को अफेक्टेड कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे फंक्शन एबनॉर्मली करने लगता है या फंक्शन स्टॉप कर देता है। तो अगर वो फंक्शन स्टॉप कर देगा तो ये डस्ट जर्म हार्मफुल पार्टिकल ये तो अंदर जाने लगेगा, जिससे इन्फेक्शन काफ और इवन लंग कैंसर होता है। तो एक बार ये याद नहीं करना, फिर भी एक बार समझ लेना है कि ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है कि व्हाट इफेक्ट डज स्मोकिंग हैव ऑन सीलिया, और ऑप्शन में दे देगा इट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ सीलिया, इट डिस्ट्रॉयज सीलिया, इट
मॉइस्चर सिलिया मतलब ये मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर नहीं पता रहेगा तो बनाना गलती हो सकता है एमसीक्यू में। और थैंक यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन अगले क्लास में और लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।